Hello there everyone. Uh, यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस गेट एकेडमी का काफ़ी अफोर्डेबल एंड वेरी क्वालिटेटिव कोर्स आपके लिए है, जिसमें कि प्री के जो अभी आप देख सकते हो कि जो 22 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, 22 टॉपिक्स जनरल एप्टीट्यूड के एंड हिंदी एंड जीके इंक्लूडिंग इसमें जो है यूपी जीके। ठीक है, और इसके बाद जो मेंस के जो सारे टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, जो भी आपके 10-12 डिटेल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो वो सारा कुछ हम आपको क्वाड्रपल वन में 1111 में मतलब 1111 रुपए में आपको दे रहे हैं फॉर द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफी बच्चे इस कोर्स से लाभान्वित हैं एंड आपको भी ये कोर्स परचेज करके एनरोल करके विदाउट एनी टाइम वेस्टर लगना चाहिए, है ना। एंड आगे हम अब बात करेंगे आरआरबी जेई दो, अभी जो इसमें आया है तो जिन लोगों का सिलेक्शन सीबीटी वन में नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, मे बी बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग जॉब में थे तो उनसे मुश्किल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, एंड अगेन कुछ लोगों का ऐसा था कि अब जो है सीबीटी वन नहीं क्वालिफाई कर पाए एंड सीबीटी वन की तैयारी करना चाह रहे हैं, अब उनको सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू दोनों करना होगा। ठीक है, तो उन उसके लिए उन लोग के लिए 777 का हमारे पास कोर्स है, सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू फॉर दोज हु हैवंट क्वालिफाइड, राइट। आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब कि आप जो है तैयारी नहीं थी आपकी उतनी, इसीलिए आप नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट एवर बी द रीजंस, मे बी आपके पास टाइम लिमिटेड था तो दैट इज मे बी अनदर रीजन। बट अगर आप फ्रेशर हैं और आरआरबी जेई अभी 2025 भी आएगा, ठीक है, और एसएससी जेई 2025 भी आएगा, ठीक है, एसएससी जेई 2025 भी आएगा, तो वहां पे ये तैयारी बूस्टअप होगी। आगे हम और भी बात करेंगे, जैसे कि अभी है ना, तो और भी अपकमिंग एग्जाम्स है जिसमें कि एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो वहां पे ये वाला कोर्स बहुत लाभदायी साबित होगा आप सबके लिए। अच्छा, जो लोग सीबीटी टू की तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी वन में हमारे कोर्स से एनरोल नहीं हुए थे, तो वो हम 500 रुपीज में 499 में सीबीटी टू का लुत्फ और टेक्निकल कोर्स हमारे यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो कैड, AutoCAD एंड ऑल दो मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड ऑल, सब कुछ इसमें कवर हुआ पड़ा है। ठीक है, आप जाइए बैच में एनरोल करिए, डेमो देखिए और वहां से संतुष्ट होकर ये बैच परचेज करिए। 500 रुपए रिचार्ज के माफिक है एंड आई होप कि आपके पॉकेट पर बर्डन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए, ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए बच्चों एक सेशन लॉन्च किया है, इसमें एक ई बुक लॉन्च की है जिसमें कि 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस का जखीरा है, जो कि बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चंस है, जो कि आप सबके समक्ष जो है इसमें 2019, 2015, 2014 का जो पीवाईक्यू है वो भी है। ठीक है, एंड उसके बाद 4102 के क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ऑफ सीपीटी टू, है ना, ये हमारी स्पेशलिटी है, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। प्राइस इसका होगा 333 रुपीज, तो इट्स ओनली ऑल्सो इट कैन बी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर 333 का कोर्स है, अगर आप ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हैं एंड ऑफिस जाते हैं और जो भी पीवाईक्यू के साथ अपना अगर विश्लेषण करना चाहते हैं कि सीबीटी टू में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्योंकि पेपर तो देखिए, पेपर यहाँ पे आसानी रहेगा। आपको क्या करना है, अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है, अपना स्पीड मैचअप करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऑफिस में जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आपके पास टाइम नहीं है, मे बी यू आर ऑक्युपाइड विद सम अदर हाउस कोर्स, घर में काम कर रहे हैं, चाय पीते पीते इसको रिफर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके चीजों को आपको टच में रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा इसमें डेप्थ में चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको जो है जानना होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, बिकॉज फॉर्मुलेटिव रहती है, सिंगल लाइन चीजें रहती हैं, तो यहाँ से आप मगअप कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास बेस्ट बुक है 4000 क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद हमने एसएससी जेई सिविल की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें कि 2007 से लेकर 2024 बहुत बड़ा क्वेश्चन का कल्ट, जो 2007 से लेकर 2024 का कल्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 से ये पेपर प्रीलिम्स हो गया है, प्रीलिम ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी, ऑब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, दोनों प्री प्लस मेंस दोनों हो गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो प्री प्री प्लस मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। तो प्री में भी ऑब्जेक्टिव है ना, और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, टेक्निकल, टेक्निकल इज कॉमन। तो उसके लिए सिविल की ई बुक, जो इसमें सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज जो पीवाईक्यू का जखीरा है वो आपके सामने इस किताब में मेंशन्ड है। ठीक है, आप जाइए
ई बुक का जो लिंक है वहां से आप डेमो लीजिए, है ना, और उसके बाद अपने तैयारी करिए। काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छी होलिस्टिकली डिजाइंड है, काफी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन है। यू कैन रिफर इट एंड यस, मैं ये बुक बिल्कुल आप सब आपके लिए लाभदायी होगी। ठीक है। उसके बाद आरपीएससी एई। ठीक है, आरपीएससी एई का हमारे पास 1000 पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान स्टेट में जॉब करने का मौका। तो आरपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स हमारे पास वो भी 777 में है ना, हमारे सारे कोर्स मेजरली 777 के हैं। तो आरपीएससी प्रीलिम्स इसमें राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, काफी डिटेल में आता है, और टेक्निकल तो है ही है। ठीक है, टेक्निकल तो है ही है, और ये एग्जाम सितंबर 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अभी आपके पास टाइम है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका कि सब इंजीनियर बनने का जो है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे 777 में जाके इनरोल होके आप कर सकते हैं। सी बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, एंड आपको बिल्कुल इसका लुत्फ उठाना चाहिए कि सीजी व्यापम जो 118 प्लस 86 पोस्ट का गेट एकेडमी का कोर्स है। तो यहाँ पे जो भी इससे पर्टेनिंग जो भी सारी सिलेबस है वो सारा कुछ हमने इंसर्ट करके आपको दिया है, और प्लीज इसका लुत्फ उठाइए, है ना, और तैयारी कीजिए। बिकॉज हमारे पास इतने सारे वीडियोस के कंटेंट है कि आपको कहीं और जाने की, यूट्यूब पे भी इधर उधर बफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद गेट एकेडमी एज वेल नोन फॉर द गेट कोर्सेज, है ना, गेट एग्जाम कोर्सेज। तो हमारे पास जो लोग गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 2222 में कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट 2027 में 3333, और गेट 2028 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग काफी जागरूक बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि वो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो गेट 2028 में 5555 रुपए में आप जाके तैयारी कर सकते हैं और हमारे कोर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मैं समराइज कर दूं आपको कि आरआरबी जेई 2024-25, एसएससी जेई 2024 से चला गया 2025, हमारे पास 777 में आपके पास है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, है ना, अगर आप फाइनल ईयर में है, बच्चों फाइनल ईयर में है, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, फाइनल ईयर में है, और आपका कैंपस होने वाला है, और कई सारी कंपनीज आ रही हैं, लोकल प्राइवेट या फिर जो भी जहाँ पे भी आप प्लेस होना चाहते हैं, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपका एंट्रेंस होने वाला है। तो कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कैंपस में क्या भरना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तो उसके लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स हमारे लिए 777 का अवेलेबल है ना। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स, काफी लोग डोपामीन कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएं गेट एकेडमी के, तो वहां से ही कर सकते हैं। ईएससी का नॉन टेक, जो लोग ईएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 8 जून को है, तो वहां पे ईएससी नॉन टेक पूरा 777 में कवर है ना। और गेट का सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर गेट 2025 वाले जो हैं जो देख पा रहे हैं, और गेट 2026 के लिए अगर वो एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 1500 रुपीज में ये पूरा कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। और यूपीपीएससी ये भी बहुत कोवेटेड वैकेंसी है इंजीनियर्स के लिए, यूपी वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो यूपीपीएससी यही प्री प्लस मेंस, इसमें मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया है, और साइंस एंड टेक भी कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, और भी कई सारे फैकल्टीज अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं विद पीडीएफ एंड ऑल। ठीक है, तो वो 1111 रुपए में सब चीज आपके लिए अवेलेबल है। गेट एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन दिस गेट इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें कि आपको, अगर मैं जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूँ, तो वहां पे हमारे पास, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा है, उसको मैं पहले क्या करूंगा, मैंने बेसिक्स लेवल से उसको ले जाऊंगा, उसके बाद एडवांस लेवल के 10 टेस्ट दूंगा, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट लेवल पे खेलूंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट पे मैं खेलूंगा, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, तो टोटल करके 140 टेस्ट है। इतना टेस्ट लगा लेने से मुझे नहीं लगता कि आप कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमोगे। आप कट ऑफ, जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर जाता है, तो आपका सपोज 50-55 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, 50 से 55 नंबर तो केवल टेस्ट सीरीज अगर आप हमारी लगा लेते हैं, और अपना फॉर्मूला मगअप करके चले जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूला सिविल इंजीनियरिंग के, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। गेट सिविल की पीवाईक्यू वॉल्यूम 1, 38 ईयर्स, माइंड माई दीज वर्ड्स, 38 ईयर्स, 38 ईयर का क्वेश्चंस का पूरा जो जखीरा है, जिसमें कि वॉल्यूम 1 में हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जनरल एप्टीट्यूड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील स्ट्रक्चर,
है ना? बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यस वी हैव कवर्ड इट इन वेरी डिटेल। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग है ना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट 24 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो टोटल 790 पेजेस की ये किताब है। आप अपने लैपटॉप में इसको रिफर कर सकते हैं। ज्यादा एक समय बाद तैयारी करने के बाद आपके रूम में किताब ही किताब भर जाती है। तो उससे बचने के लिए पीवाईक्यू ई बुक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, है ना? अगर आपके पास टैब है तो आपको फिर किताब उताब की जरूरत ही नहीं है। टैब से पढ़ाई करिए। अच्छी स्क्रीन है आजकल, टैब ले लीजिए। काफी अफोर्डेबिलिटी से टैब मिलता है, और तैयारी करिए। तो ये आपको जो वॉल्यूम वन किताब मिल रही है, ये केवल 222 पे प्राइस पे है। एंड गूगल लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके पास, आप जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों, गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है। ठीक है, 38 ईयर्स का ये भी है। जियोटेक इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो ये भी टोटल 828 पेजेस का है। सो बहुत अच्छी किताब है ये भी, ट्रिपल टू प्लस है ना, तो में है। आप जाके इसको रेफर कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड बुक यू कांट इग्नोर। अगर आप जस्ट कट ऑफ निकालना चाहते हैं, अगर आपको कट ऑफ निकालना है कि बस मेरे को कट ऑफ आ जाए, मेरे पास गेट का आईआईटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाए कि यस यू हैव क्वालिफाइड गेट, कई सारे इंटरव्यू में मांगता है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो वहां पे आप इसको लगाइए, बिकॉज ये आपके ना, ये जो सेक्शन है, ये आपको कट ऑफ निकालने में मदद करता है। जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर आपको चाहिए, तो ये सेक्शन दिलवा देगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप जाके इसको लीजिए। 15 साल का पूरा जो जखीरा है क्वेश्चन का ट्रिपल टू में, तो आप वहां पे ले सकते हैं। सो गेट एकेडमी के इतने सारे कोर्सेज आप सबके लिए अपकम इनकमिंग है एंड एक्टिव है। आप जाइए, एनरोल करिए। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे कि अगर आप डीएफसीसीआईएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डीएफसीसीआईएल हो गया एंड अदर पीएसयूज के जो एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वहां पे आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स लेके वहां पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई होप अब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इनरोल कर रहे होंगे अपने आप को हमारे कोर्सेज में। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो, सभी को नमस्कार मेरा। सो अभी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 2 क्लास कर चुके हैं, एंड अब तीसरे लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट, let's summarize all those previous things that we have discussed in the previous 2 lectures. So uh, we have told you that इट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ वर्सेटाइल सब्जेक्ट, वेरी वेरी वर्सेटाइल सब्जेक्ट, वाइड डोमेन है। आप इसको कवर करने से अच्छा है कि आप बाकी के सब्जेक्ट्स को आप लेकर के ज़्यादा चलें ब्रीफली, और इसमें अपना डोमेन कम रखें, बिकॉज ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आपको मतलब आप ऐसा समझिए कि सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स तक में के डोमेन का ये बहुत ज़्यादा वाइड है। मतलब आप समझ सकते हैं कि काफ़ी वाइड है। ठीक है, एवरीथिंग इज विद इन द सन, मतलब अंडर द सन सिलेबस वाला हाल है इसमें। तो यू हैव टू टेक अकाउंट ऑफ दिस। तो मैं बेसिक नॉलेज है ना, उसी के इर्द गिर्द, जैसे कि कल को और मैं भी सेशंस लेके आऊंगा इसके, और यूट्यूब पर भी, एंड ऑल द थिंग्स दैट, कि जो भी इससे रिलेटेड मुद्दे होंगे साइंस एंड टेक से, तो वो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, सो नो पर्टिकुलर मोड्स आर एनफ, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स। सो राइट नाउ वी वर डिस्कसिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आज हम उनका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे, एंड नैनो टेक्नोलॉजी अगले वीडियो में होगी, आईसीटी अगले वीडियो में होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो स्पेस टेक्नोलॉजी की हम बात किए थे कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्या होते हैं, लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इसरो कौन कौन से हैं, अपकमिंग मिशंस ऑफ इसरो कौन कौन से हैं, और इंटरनेशनल टॉपिक्स लाइक द जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड ऑल ऑल दोस थिंग्स लाइक, है ना, तो वो सारी चीजें। इश्यूज लाइक स्पेस डेब्रीज एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। तो ऐसे करके, तो ये कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया था कि जस्ट लॉ की ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है, कि आपको इतना पता होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो ऐसे करके ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ होता है इसमें, वो क्या कहता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ऑर्बिट्स एंड देयर टाइप्स, है ना, तो ऑर्बिट्स के मैंने बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए कि ऑर्बिट्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, बेस्ड ऑन हाइट, बेस्ड ऑन इंक्लिनेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट हमने फिर बात करी थी कि पोलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद हमने इक्वेटोरियल ऑर्बिट के काफी देखा कि क्या होता है। मतलब आपको इसमें सुपरफिशियल पढ़ना है, आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है बच्चों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन शेप के बारे में हमने बात की थी कि ऑर्बिट कितने तरह के होते हैं, है ना, बेस्ड ऑन अर्थ मोशन, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है,
तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हमने की, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये सारी बातें। ठीक। और उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट्स क्या होते हैं, एंड जियो ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होते हैं, हाउ अ रॉकेट इज प्लेस्ड इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, इसके बारे में हमने बात करी थी। एंड ये देखिए हमने सारा कुछ इसमें डिस्कस किया था। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ये आपके सिलेबस में नहीं आ सकता, बट यस यू हैव टू नो अ बेसिक थिंग, है ना। मैं आपको पीडीएफ अटैच कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हो। तो आगे जब हम बात किए थे कि अब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट क्या होते हैं, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं हमारे पास, एंड स्पेस साइंसेस सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट, यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सैटेलाइट, ऐसे ऐसे करके। एंड तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हमने काफी डीपली पढ़ा था, क्योंकि यही यहाँ से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। उसके बाद टेलीविजन एंड रेडियो, टेली एजुकेशन में कैसे इसका प्रोग्राम है। आपको हर एक टॉपिक को जो मैं यहाँ पे दिखाऊं ना, एक अपने तरफ से फेवर ये रखना है कि आपको हर एक टॉपिक को गूगल करके देखना है। ठीक है, गूगल करके हर एक टॉपिक को देखना है, यही सबसे बड़ा रिसर्च R&D हो जाएगा आप सबके लिए। ठीक। टेलीमेडिसिन। ठीक। विलेज रिसोर्स सेंटर क्या होता है, लेटेंसी क्या होता है, वीसैट क्या होता था, और वीसेंट और स्टारलिंक ऑफ टेस्ला क्या है, ऐसे ऐसे करके कॉस्पस सारसेट क्या है। ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिमोट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो रडार क्या होते हैं, लिडार क्या होता है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। उनके एप्लीकेशंस हमने देखा कि रिमोट सेंट्रिक सेंसिंग सैटेलाइट्स के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। जियो टैगिंग क्या होता है, डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम का क्या फंक्शन है, जीआई सैट का क्या फर्क है, निसार मिशन क्या है। नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में हमने देखा कि कितने तरह के नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं। अगर यूएसए में होता है तो उसको जीपीएस बोलते हैं, रशिया का अगर कोई नेविगेशन सैटेलाइट है तो उसको ग्लोनस नाम है उसका। यूरोप का गैलीलियो है, चाइना का बाइडो है, और इंडिया का नाविक है। तो नाविक को हमने काफी डिटेल में पढ़ा कि नाविक जो है क्या है। ये नाविक, इट इज एन इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें काउंट करके आपको रखना है। बेसिकली ये इसका स्कैन सेंटर है, राइट। तो उसके बाद जो है अदर नेविगेशन सिस्टम, हम लोग इसको दो तरह के ये सिस्टम में यूज करते हैं। पहला सिस्टम है कि हम जो है अपने सिविलियन यूज के लिए लाएंगे, दूसरा सिस्टम अपने मिलिट्री के लिए, मिलिट्री एप्लीकेशन में देंगे। नाविक और जीपीएस के बीच में कुछ हम डिफरेंस स्थापित किए। ठीक है, डिफरेंस के बारे में बात की। उसके बाद लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इसरो के बारे में बात करी, क्योंकि स्पेस साइंस एंड टेक का जब ज्यादा मुद्दा है बच्चों, वो स्पेस टेक्नोलॉजी के ही ऊपर है। ठीक है, पे लोड क्या होता है, तो पे लोड इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं पे लोड में। ठीक है, इंजन होता है, रॉकेट फ्यूल प्रोपेलेंट होता है, कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम होता है, पे लोड बॉक्स होता है। लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो में देखिए कौन कौन से लॉन्च व्हीकल होते हैं, तो पीएसएलवी होता है, जीएसएलवी होता है। ठीक है, जीएसएलवी मार्क 2 है, जीएसएलवी मार्क 3 है, एसएसएलवी है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन लॉन्च व्हीकल कैसे कैसे हुआ, हम पहले एसएलवी किए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद ऑगमेंटेड लॉन्च व्हीकल पे गए, उसके बाद पीएसएलवी पे हम आए, उसके बाद जीएसएलवी मार्क 1 एंड मार्क 2, देन कंसिक्वेंटली जीएसएलवी मार्क 3। ओके, सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस। आपको ये सब बातें पता होगी बेसिकली, एंड अगर आपको नहीं पता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये सारे सब टॉपिक्स हैं, आप इसको गूगल कर करके, कभी आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक्स एक एक करके गूगल कर लीजिएगा। वहां से आपको ज्यादा डीप में नॉलेज होगा, वो आपका वो आपको एक इमेजिनरी क्लास में ले जाएगा। ठीक है, तो मतलब एनिमेशन के साथ वो आपको समझाएगा, तो वो आपको ज्यादा अच्छे समझ पाएगा। वी आर नॉट इन द मूवी क्लास। सो हमें, मेरा काम है कि आपको सारे टॉपिक्स को एक साथ बताना है कि ये सारी चीजें होती हैं, बिकॉज साइंस एंड टेक इज वेरी वेरी वाइड। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक के बारे में। ठीक है, क्रायोजेनिक के बारे में अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आया जो कल मैंने बताया आपको, तो आप जो है मेरी जो वीडियो है वो आप कंसिडर, सॉरी, एनिमेशन वीडियो देख सकते हो। एसएसएलवी क्या होता है, आरएलवी क्या होता है, एलन एलन मस्क का मैंने एग्जांपल दिया थी, व्हाट ही इज डूइंग। इसरो इन स्पेस साइंसेज में पास्ट में हमारे पास चंद्रयान 1 था, एस्ट्रोनॉट मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन था, चंद्रयान 2 था, मार्स ऑर्बिटर मिशन अगेन वॉ। तो 2025 के अराउंड आदित्य एल 1 हो चुका है, चंद्रयान 3 भी हो चुका है, 2 गगनयान आने वाला है। फ्यूचर मिशंस क्या है हमारे पास, मॉन 2 है, शुक्रयान है, एक्सपोसैट है, एंड स्पेस स्टेशन है। गगनयान मिशन में तो इंडिया का पहला मैन मिशन होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एंड उसके बाद आदित्य एल 1 के बारे में हमने बात की कि आदित्य एल 1 क्या फंक्शन है, इसका क्या क्या करेगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस टुडे दैट आदित्य एल 1 के बारे में थोड़ी सी कुछ ये जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, कि इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन, इट इज अ फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन टू स्टडी द सन इन द हेलो।
ऑर्बिट अराउंड लैग्रैन्जियन पॉइंट। अब लैग्रैन्जियन पॉइंट 1 2 3 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उसको मैंने अपने पीडीएफ में मेंशन किया है, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऐसे ही बहुत इसमें आदित्य लेवल में इक्विलिब्रियम एक पॉइंट आ जाता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम आपको सबको पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है। देन ऑल द फोर्सेस जब बैलेंस रहते हैं हर तरीके से, एक्सटर्नल इंटरनल, तो उसको इक्विलिब्रियम फोर्सेस कह दिया जाता है। उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जैसे सबको पता है ये कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऐसे है तो, है ना, यहाँ पे बॉल रखी है, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो और ठीक है, तो ये सारा आपको पता रहना चाहिए। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, दीज आर दोज एस्टेरॉइड्स दैट सर्कल द सेम स्टार एज दैट ऑफ प्लैनेट इन द सेम पाथ। ठीक है। तो दीज आर दोज एस्टेरॉइड्स दैट सर्कल द सेम स्टार as that of the planet in the same, these asteroids are situated at the Lagrange's point। तो ये भी Lagrange point से associated एक चीज है। ठीक है, इट्स नॉट ऑफ दैट मच इम्पोर्टेंट, इट्स काइंड ऑफ ऑब्सोलीट। तो दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन जुपिटर। ठीक है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की हम बात करें, बहुत बड़ा टेलीस्कोप है ये। इट इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक जो है डेवलप्ड टेलीस्कोप अकम्प्लिशमेंट है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हर जगह काम आता है। दिस टेलीस्कोप इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर टेलीस्कोप सच एज हबल। हबल एक नाम का और टेलीस्कोप है। ठीक है। हबल नाम का टेलीस्कोप है बिकॉज फॉर फॉलोइंग रीजंस, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, द डायमीटर, the diameter 6.4 meter of the telescope is much larger compared to the, देखिए, the diameter of the telescope is, जो इसका डायमीटर है वो कितना है, जेम्स वेब टेलीस्कोप का 6.4 मीटर, और हबल टेलीस्कोप का जो डायमीटर है वो 2.4 मीटर। यानी जेम्स वेब टेलीस्कोप जो भी है, टेलीस्कोप जो जेम्स वेब टेलीस्कोप 6.4 मीटर ज्यादा डायमीटर, मतलब जितना बड़ा टेलीस्कोप होगा उतना अच्छे से इमेजिन, इसकी हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर होगी। The orbit of James Webb Telescope is a halo orbit around the L2, है ना, at JWST around the L2 point, while Hubble is in a low Earth orbit। अभी हम बताएंगे कि ये L2 L1 क्या होती है। ठीक है, ये L1 L2 क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको बता देंगे, बाकी आपको थोड़ा सा इसमें डीप डाइव इन करना पड़ेगा। The sunshade of JWST protects it from any light from the sun, earth, moon, so they do not interfere with the observation of the night sky। बस आपको केवल इतना याद रखना है कि जेम्स वेब नाम का टेलीस्कोप होता है। पेपर में आपके उतना आएगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा कि आपका कौन सा जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, विच ऑफ द इज द मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक अकम्प्लिशमेंट। जो पहला आपसे लाइन आपकी एमसीक्यू में बन सकती है, बस वही में आपको पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लीजिएगा कि ये सारे, देखिए आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि एक्सप्लेन जेम्स वेब टेलीस्कोप, नो, क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आने वाला। क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द इज मोस्ट ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप। सिंपल सी बात है, तो आप क्या आंसर कर दोगे, जेम्स वेब टेलीस्कोप, राइट दिस ओनली, ओके। सो डिड नॉट टू वरी अबाउट। तो लैग्रैन्जियन पॉइंट्स के बारे में क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लैग्रैन्जी पॉइंट्स आर 5 स्पेशल पॉइंट्स इन स्पेस where combined gravitational forces of two large body provide the required centripetal force for the third much smaller body to complete its orbit। जैसे Lagrangian point 1 is between Earth and the Sun 1.5 million kilometers away from the Earth। ठीक। It has advantage of continuously viewing the Sun without any eclipse। Lagrange 1 का ये एडवांटेज है। सिमिलरली Lagrange 2 जो पॉइंट है इज 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन द अपोजिट डायरेक्शन। इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जेन वेव टेलीस्कोप इज प्लेस्ड अराउंड L2 पे, कहाँ प्लेस है ये, L2 पे। जेम्स वेब टेलीस्कोप इज प्लेस्ड अराउंड L2। तो L2 कैन मॉनिटर द नाइट स्काई विदाउट कमिंग इन द शेडो ऑफ अर्थ। समझे, मतलब अगर एक, अरे सिंपल सी बात है, ये आपका घर है और आप लुका छुपी खेल रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे लुका छुपी खेल रहे हैं, तो सपोज अगर आपका दोस्त आपको यहाँ से देखता है और बाउंड्री आपकी इतनी मोटी है, तो आप अगर यहाँ पे हैं तो आपका दोस्त आपको देख नहीं पाएगा, सिंस यू आर हिडन बिहाइंड इट। सो हम कुछ ऐसा पॉइंट यहाँ पे स्थापित करेंगे कि हम इससे इसको देख पाए, तो ताकि कुछ भी हम यहाँ का हर्डल ना रहे। तो यही मेन सिग्निफिकेंस है कि लग्रांजे पॉइंट एक तरह के, कुछ तरह के ऐसे पॉइंट हैं जो
मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जहां से आप कुछ कुछ चीजें एडवांटेज ले सकते हो। आपने पहले देखा कि लैग्रांज वन का जो पॉइंट है, क्या किस लिए काम में आ रहा है कि आप सन को बिना किसी इक्लिप्स के, अगर बिना किसी ग्रहण के आप देख सकते हैं लैग्रांज वन के पॉइंट से। और लैग्रांज टू जो पॉइंट है, वेरी वेरी मच यूजफुल फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो ये सारी चीजें, L2 कैन मॉनिटर द नाइट स्काई। जितना हम बोल रहे हैं उतना यहाँ पे आप करिए, ठीक है। L2 कैन मॉनिटर द नाइट स्काई विदाउट कमिंग इन द शैडो ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वही सारी बातें, लुका छुपी वाली बातें हैं। इवन दो दीज आर द पॉइंट्स इन एम्प्टी स्पेसेस, देयर पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे कैन बी ऑर्बिटेड। ठीक है, दीज आर कॉल्ड हैलो ऑर्बिट्स। सिंपल सा पॉइंट है, देयर कॉल्ड हैलो ऑर्बिट ड्यू टू स्मॉल साइज सैटेलाइट्स, देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट दे गेट हिट बाय सोलर फ्लेयर्स व्हाइल ऑर्बिटिंग अराउंड द लैग्रांज पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि 1.5 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर अवे हैं, तो सोलर फ्लेयर से ऐसा कुछ नुकसान होने वाला नहीं। ठीक, तो L3 पॉइंट इज जो L3 पॉइंट इज नॉट यूजफुल बिकॉज इट ऑलवेज रिमेन्स बिहाइंड द सन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे लुका छुपी खेल रहे हैं, जैसे कि सिंपल सा आपको केवल इतना याद रखना है, अगर आप यहाँ छुपे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ छुपे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये आप यहाँ छुपे हैं, और आपका दोस्त इधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, तो क्या वो कभी आपको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। वही ये कहना चाह रहा है कि L3 एक ऐसा पॉइंट हो गया, जैसे कि वहां से आप ऑलवेज रिमेन बिहाइंड द सन, ठीक है, तो आप उसको कभी देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, और उसके बाद L4 एंड L5 पॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज स्टेबल ऑर्बिट कैन बी मेंटेन्ड विदाउट मच एफर्ट। तो अभी हमने इक्विलिब्रियम की बात करी थी, तो इसीलिए मैंने बात करी थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, सभी इंजीनियर्स को पता होता है ये। इवन दो दे आर नॉट बी यूज्ड, अभी यूज नहीं हो रहे हैं L4, मे बी यूज, बट दे विल बी यूज फॉर स्पेस स्टेशन दैट कैन मेंटेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एनी फ्यूल। मतलब इनको इस ऑर्बिट पर बिना फ्यूल के वो चल सकते हैं, बिना फ्यूल पे वो एक जगह स्थिर रहेंगे। जैसे कि अगर आप वाटर में हैं, मैकेनिकल सिविल वाले इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, अगर कोई बॉडी सबमर्ज है एंड सबमर्ज इन द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अगर जैसे कि ये कोई कंटेनर है, तो वो उसी जगह पे रहेगा अनटिल अनलेस आप छेड़ मत दो। अगर आप छेड़ोगे भी तो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे रह जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह L4 एंड L5 की अभी कोई सिग्निफिकेंस यूज नहीं है हमारे पास। हमारे पास कौन से सिग्निफिकेंस यूज है? तो हमारे पास L1 L2 का ज्यादा सिग्निफिकेंस यूज है, और L3 को हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि L3 जो है बिहाइंड द सन है, और हमेशा छुपा हुआ रहता है सन के पीछे, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग इट। सो ये सारी बातें हैं। तो आप लोग ये देखो, ये डायग्राम है, L1 L2 L3 L5। तो अभी हमने क्या बोला कि L4 और L5 स्टेबल ऑर्बिट्स में है, L4 और L5 है ना, L4 L5 स्टेबल ऑर्बिट में है। L1 और L3 जो है सन के पीछे वाला हिस्सा है, ये देखिए सन के पीछे हिस्सा है, तो सन के पीछे L3 नहीं दिख पा रहा है, तो L3 को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? तो L1 और L2 यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं। सन स्पॉट्स क्या होते हैं, अब आगे देखते हैं। सन स्पॉट्स आर दोज एरियाज दैट अपीयर डार्क ऑन द सरफेस ऑफ द सन, दैट अपीयर्स डार्क ऑन द सरफेस ऑफ सन। ठीक है, सन स्पॉट मतलब आपके चेहरे पर तिल है, तो आप उसको क्या बोलोगे? स्पॉट है ना, वो ब्लैक स्पॉट है ना। उस तरह सन स्पॉट क्या है? दीज आर दोज एरियाज appear dark on the surface of sun। क्या कहते हैं इसको? सरफेस ऑफ sun, they appear dark because they are cooler than other parts of the sun surface, right? कोई दिक्कत? They are relatively cool because they form in areas where magnetic field are very strong। they are because क्यों क्यों cool रहते हैं वो? because some magnetic where magnetic fields are very strong। ठीक है, तो वहां पे इसलिए नहीं कुछ हो पाता, मे बी वॉट एवर द रीजन, वी आर जस्ट engraving those facts। So these magnetic fields are so strong that they keep some of the heat within the sun from reaching the surface। In every solar cycle, some number of sun spots increases and decreases। तो sun spots आपके केवल एग्जाम में ज्यादा ज्यादा पूछ लेगा। तो sun spots are those areas that appear dark on the surface of the sun। They appear dark because they are cooler on the sun's surface। तो इतनी सी बातें आपके लिए important है, not more than that। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 1 की हम कुछ बात कर लेते हैं। काफी विशेष मिशन रहा है हमारे देश के लिए। तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मिशन। कब लॉन्च हुआ था ये आपसे पूछेगा, 2008 में हुआ था। वी कलेक्टेड अ लॉट ऑफ वाइटल डेटा एज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द लूनर एटमॉस्फेयर वाज कंफर्म। तो ये साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट होता है, डेटा है। द मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन
मतलब एक हाइपोथेसिस थी कि उससे क्या हुआ कि हमने ओरिजिन ऑफ द मून ऑफ द वाज कंफर्म, मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस थे ना, तो ये एक हाइपोथेसिस थी, तो उससे ये पता चला कि चंद्रयान वन से कि मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस की वजह से है ना। तो उससे हमने सन का ओरिजिन, मून का ओरिजिन हमने पता किया। इट वाज हेल्ड दैट एंटायर मून एट वन पॉइंट इन टाइम वाज इन मोल्टन स्टेट। तो इससे ये पता चला था कि एंटायर मून एक वन पॉइंट इन टाइम वाज इन किसमें, मोल्टन स्टेट में था सन। आज मून सॉरी, मून जो है मोल्टन स्टेट में था। इट फर्दर गेव क्रेडिट टू द थ्योरी दैट मून वाज वंस अ पार्ट ऑफ द अर्थ बिफोर सम सेलेस्टियल कोलिजन। तो चांद पहले धरती का ही पार्ट था, ठीक है। रॉक्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स लाइक निकेल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वर फाउंड। तो आप देखना जैसे कि नासा के, जैसे कि आप कुछ वीडियोस देखोगे उसमें इस मून एक्सपेडिशन के, तो वहां से आपको कुछ जो है वो दिखेंगे, क्या बोलते हैं, कुछ वो लोग एस्ट्रोनॉट जो है मून के सैंपल्स लाए हैं, तो आप जाके नासा में आप देख सकते हो वो सारी चीजें, ठीक है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वीडियोस। मैंने वो सब देखा था आपके लिए, तो वहीं से मैंने ये किया है, ठीक है। तो चंद्रयान टू क्या है, चंद्रयान टू वॉज टोटली इंडिजीनियस मिशन, भारत द्वारा निर्मित, अनलाइक चंद्रयान वाज डन बाय नासा। चंद्रयान टू हैज हैड एन ऑर्बिट, अ लैंडर विक्रम एंड अ रोवर प्रज्ञान, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस कैन कम। इस बार तो सबसे ज्यादा संभावना है कि चंद्रयान थ्री के बारे में पूछे। However, the lander could not be soft landed along with the rover, it got dysfunctional, है ना, असफल हो गया था। कल तकरीबन 95.7% इसका सक्सेस रेट था इस मिशन का, आई थिंक अबाउट 95 समथिंग। द प्रोजेक्ट इज स्टिल अ पार्शियल सक्सेस, है ना, बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटर इज फंक्शनल एंड इज डूइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस ऑफ द मून सरफेस, है ना, पार्शियल सक्सेस है। हमारा था कि हम लोग विक्रम लैंडर लैंड करवाएं, और है ना, वहां पे रोवर है तो उसको ले आए, ठीक। तो उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। इट वाज एक्सपेक्टेड टू लैंड एट लूनर साउथ पोल विच रिसीव्स नो सनलाइट, ये वाला हमारा प्रपोज प्लान था। नो अदर मिशन हैड इट बाय देन, मतलब जो चंद्रयान थ्री ने अभी किया है लूनर साउथ पोल पर लैंड किया है, वो चंद्रयान टू को करना था, तो चंद्रयान टू नहीं कर पाया, ठीक है। तो चंद्रयान थ्री को हमने फिर भेजा और उसने सक्सेसफुली इस मिशन को मुकाम हासिल किया। नो अदर मिशन मतलब दुनिया में कोई अदर मिशन नहीं था जो ये किया है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द मून इज वेरी सिमिलर, हेंस वी ऑब्जर्व द सेम पार्ट ऑफ द मून। तो ये बात आपको पता होगी कि एंगुलर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ मून जो है ज्यादा वैसा ही है, सिमिलर है अर्थ के। तो हम लोग जो है मून का सिमिलर ही फेस देखते हैं हमेशा। ड्यू टू दिस देर इज अ पार्ट ऑन द वी कैन नॉट डार्क साइड ऑफ मून, है ना, क्योंकि वही वही चीजें दिखती हैं। तो और दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टाइडल लॉकिंग, ठीक है। तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं कि जब हम लोग डार्क साइड ऑफ द मून को नहीं देख पाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल लॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल। अब आते हैं हम लोग, स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी खत्म होने वाली है, तो स्पेस डेब्रिस के बारे में बात कर ले। बहुत सारे हर देश अपना अपना शक्ति स्थापित करने के लिए, वेदर इट इज सॉफ्ट पावर और समथिंग लाइक दैट, अपने अपने स्थापना करने के लिए, अपना अपने देश को आगे लाने के लिए बहुत सारे स्पेस लॉन्चेस करती है, राइट। और हो ही रहा है अब, लेकिन वो जो स्पेस का कचरा है वो तो स्पेस में ही है, राइट। उसके लिए तो कोई इनिशिएटिव्स अभी तक तो ऐसा हो नहीं रहा है, बट यस वी आर थिंकिंग ऑफ इट। सो स्पेस डेब्रिस एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में हमारे लिए होने जा रही है। तो स्पेस डेब्रिस क्या है कि स्पेस डेब्रिस इज द ऑर्बिटल जंक दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना, ऑर्बिटल जंक है, ऑर्बिट में ही घूमती रहती है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ह्यूमन बींग्स हैव बीन लॉन्चिंग स्पेस प्रोब फॉर मोर देन 50 साल से ज्यादा हम लोग लॉन्चेस कर रहे हैं। This has also led the accumulation of huge amount of debris and mostly in where lower earth orbit। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि हमें लोअर अर्थ ऑर्बिट की ही ज्यादा देखभाली करनी है, अपने धरती के लिए ही काम में ज्यादा चीजें लानी है, वेदर यू टॉक अबाउट जीपीएस एंड ऑल, ठीक है। अभी आपने देखा कि जीपीएस में 33 सैटेलाइट है, मिनिमम हमें 4 सैटेलाइट हमें फंक्शन चाहिए फॉर अवर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो मोस्ट ऑफ दिस डेब्रिस ट्रेवल एट हाई स्पीड एंड फास्ट इनफ टू कवर डैमेज टू सैटेलाइट और इवन अ स्पेस स्टेशन। बिल्कुल हादसे का शिकार हो ही सकता है ना, इसमें कि हाई स्पीड से घूम रहे हैं, फास्ट इनफ है, और रैंडमली किसी भी दिशा में घूम रही है। तो जो मेन सोर्सेज हैं
डेब्रिस के, जैसे कि आपके घर में कूड़े का सबसे मेन सोर्स क्या होता है? किचन होता है। आप कुछ भी ला रहे हैं, पैकेट में ब्रेड ला रहे हैं, ब्रेड का रैपर, चिप्स का रैपर, है ना, फूड फूड मतलब जो भी है, तो उसी उसी तरह स्पेस का डेब्रिस का मेजर कारण क्या है? अपर स्टेज ऑफ रॉकेट, एंटी सैटेलाइट्स डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लोजन ऑफ सैटेलाइट्स, है ना, और अबंडन्ड भूला हुआ, है ना, और ओल्ड पीसेस ऑफ सैटेलाइट्स। तो ये सारी चीजें जो है आपके मेन सोर्सेज है डेब्रिस के, सो डोंट फॉरगेट इट। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं सेलर सिंड्रोम्स की। तो ये सिनेरियो होता है इन विच द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट is high enough that collisions between objects could cause a cascade where each collision generates space debris that increases the likelihood of further collisions। सिंपल सी बात है, एक से दो टकराया, दूसरे से तीसरा टकराया, तीसरे से चौथा टकराया, तो ऐसे करके कोलिजन्स बढ़ते ही जाएंगे, राइट। तो इसको कहते हैं सेजलर्स सिंड्रोम। तो इसको कोई बीमारी आपसे पूछे नहीं, तो ये सेजलर सिंड्रोम एक तरह के साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, एक सिंड्रोम है जो कि स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड है। तो फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टैकल्ड, है ना, फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू टैकल दिस इशू। कौन कौन से? प्रोजेक्ट नेत्र है जो इसरो ने लॉन्च किया है, डोंट फॉरगेट प्रोजेक्ट नेत्र इज एन इसरो प्रोग्राम टू ट्रैक स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने के लिए। इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी इज एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम दैट एम्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन स्पेस डेब्रिस एंड रिसर्च एक्टिविटीज, है ना, और इसरो इसका मेंबर है। इसरो क्या है? इसका मेंबर है, ठीक है, डोंट फॉरगेट इंटर एजेंसी स्पेस कोऑर्डिनेशन कमिटी। A code of conduct can be followed such as separating the last feature rocket, मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कि हम आईएस कोड फॉलो करते हैं, कि ऐसा क्या करें कि वो स्पेस डेब्रिस जो हम फैल रहे हैं उसको रोकने से पहले हम धरती पे ही लाके अपने किसी वाटर बॉडीज में ही लाके ऐसा क्या करें कि वो ऐसे हो जाए, ठीक है। तो और उसके बाद बैन ऑन एंटी सैटेलाइट डेमोन्स्ट्रेशन, हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है, तो एंटी सैटेलाइट डेमोन्स्ट्रेशन को हम लोग बैन करें। और डेडिकेटेड मिशंस हैव बीन लॉन्च टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग स्पेस स्पीशीज, ठीक है। तो मतलब है कि कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसे मिशंस लॉन्च करना कि उनको जो आसमान में तैर रहे हैं, जो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं स्पेस डेब्रिस, तो उनको खत्म करना, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास रिमूव डेब्रिस मिशन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, तो यहाँ से ये चीज हो सकती है। तो कुल मिला के वी हैव कंप्लीटेड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी अभी के समय में जो भी अपग्रेडेड डेटा है, अपग्रेडेड कंटेंट है, वो मैं आपको देने की कोशिश किया हूँ। एंड आई होप कि आपको ये पीडीएफ काम आए, और आपका काम है कि जो है इसको बढ़िया से टैकल ऑफ करें। एंड अब हम लोग आगे की सेशन पे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एक बार मैं बता देता हूँ। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील्स विद केसेस वेयर द न्यूक्लियर पार्टिसिपेट्स अंडरगोज केमिकल चेंजेस, राइट। एनीथिंग दैट न्यूक्लियर, जो भी न्यूक्लियस में होता है ना, जो भी न्यूक्लियस, जैसे कि एटॉम हो गया हमारे पास, एंड एटॉम के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर पार्टिसिपेट, जब यहाँ के जो मतलब न्यूक्लियर, जब न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है कोई भी रिएक्शन में, तो उसको न्यूक्लियर बोला जाता है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास कितने डायमेंशन होता है उसका, 10⁻⁻10 होता है, एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड 10⁻⁻15 मीटर। सो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस हैपन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ओनली, है ना। हालांकि हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं दैट रिएक्शंस दैट हैपन ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। सो एटॉमिक नंबर सबको पता है, ये सारी बेसिक चीजें ये पूछ लेगा कभी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, ओके। So stable atoms will have equal number of protons and electrons. Atomic mass क्या होता है? Sum of protons and neutrons. न्यूट्रॉन का मास क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, और लोग गलत कर रहे हैं। आरआरबी जेई में भी क्वेश्चन आया था इससे, एंड काफी लोगों ने गलत कर दिया था। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.68 10⁻⁻27 kg एंड 1.69 10⁻⁻90 द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ओके। सो आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना, बेसिक बेसिक सब कुछ ले चल रहा हूं मैं, ओके। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉम्स आइसोबार्स क्या होता है? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, फॉर एग्जांपल 6 14, है ना, 7 and 14।
तो 99% ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। ये कहाँ से हमने निकाला था? हालांकि हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, जब वहाँ पे बम्बार्मेंट हुआ था गोल्ड पार्टिकल पे ऊपर, गोल्ड न्यूक्लियस पे बम्बार्मेंट हुआ था, तो रदरफोर्ड के मॉडल एटम पर पता चला था कि ये सारी चीजें, कि जो मेजॉरिटी ऑफ द जो मास है, जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड वहां पे वेट है ना, जो कंसंट्रेटेड है वो न्यूक्लियस के आसपास ही है। तो न्यूक्लियस वॉल्यूम इज मच लेस देन द एटॉम्स टोटल वॉल्यूम। सो इस बात से तो सभी एग्री हो रहे होंगे। तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? द न्यूक्लियस हैज मेनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स विच रिपेल ईच अदर थ्रू इलेक्ट्रो। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं विच रिपेल ईच अदर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, राइट? Yet most of the elements have a stable nucleus due to force that counter this repulsion called strong nuclear force. It only exists inside the nuclei, है ना? तो ऐसी कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आगे जब बढ़ते हैं तो आगे हम बात कर रहे हैं आपसे, ये मैंने टाइम अपने लिए मेंशन किया है कि इसको मैंने इतने देर में खत्म करवाना है, बट हो नहीं पाता है। तो आगे जब बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर टोपोलॉजी क्या कहती है हमारी? तो न्यूक्लियर टोपोलॉजी इट इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, है ना? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, एप्लीकेशन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन का। ठीक है, दिस इंक्लूड्स एनर्जी प्रोडक्शन सच एज न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर मेडिसिन, एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक। तो E is equal to mc square is one of the most famous equation that we have here for the nuclear reaction, and it can be stored that energy equals mass times the speed of light squared। ठीक है, तो on the most basic level the equation says that energy and mass are interchangeable, they are different forms of the same thing, है ना? energy and mass are interchangeable। okay, so ये बेसिक एक इंटरेक्शन हो सकता है, मे बी आपके साइंस एंड टेक में एक सवाल बन जाए। द मास क्या है? एनर्जी यील्ड रेशियो इज मच मोर देन एनी अदर मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। द इक्वेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्ट फॉर पावर जनरेशन टू द बॉम्ब्स। ओके, सो एक एक करके हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर एनर्जी प्रोडक्शन पर लेके चलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सदुपयोग जो हम कर सकते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन पे है। एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर ही सबसे ज्यादा हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, है ना? तो एनर्जी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय टू मैकेनिज्म, है ना? याद रखिए, मानव जो भी चीजें विकास करता है वो पहले मानव कार्यों को इंसानी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए करता है, उसके बाद उसका डिवास्टेशन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है आपको? हमने पहले तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हालांकि ये फिलोसफिकल क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, बट हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं, बट उससे पहले हम ये सोचते हैं कि हमने ये जाना है कि कितना एनर्जी जनरेट हो जाएगी, ताकि हम जो है चीज और अदर अल्टरनेटिव ढूंढ पाए एनर्जी के। और धीरे धीरे फिर पता चला कि अरे ये तो एटॉमिक बॉम्ब भी बन सकता है इससे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन, हमने दो तरह के एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म होता है हमारे पास, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? लेट्स डिस्कस। अ हेवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट गया, है ना? और इन द प्रोसेस जब वो न्यूक्लियस टूटता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। समझ में आ गई बात? तो ये फिजन मतलब टूटना होता है। ठीक, तो यूरेनियम 235 which is not a very stable nucleus can be bombarded but with neutrons to make it more unstable so that it disintegrates। तो यूरेनियम 235 एलिमेंट हम लोग रखते हैं और उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स का, है ना? तो उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद और हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन को बॉम्बार्डमेंट करते हैं यूरेनियम 235 पर, तो बेरियम बनता है, फिर क्रिप्टॉन बनता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो द एनर्जी इज रिलीज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एनर्जी मास एनर्जी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। तो इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस एक्सेस न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। वाजिब सी बात है कि आप देखो यहाँ पे तीन न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तीन न्यूट्रॉन, ये आप देख पा रहे हो, तीन न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आर गेटिंग प्रोड्यूस दिस न्यूट्रॉन्स। और जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो फिर और मल्टीपल चेन रिएक्शन टाइप बन जाता है,
ठीक है, और फिर वो मल्टीपल करते रहते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और फिर रिएक्शन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ऐसे करके। तो दीज न्यूट्रॉन्स कैन कंटिन्यू न्यूक्लियर फिजन इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर। ओके, सच टाइप ऑफ फिजन इज कॉल्ड एन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन और चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन एक आपने गेम भी खेला होगा कभी, चेन रिएक्शन नाम का गेम भी खेला होगा आपने, ठीक है, कैसे चेन रिएक्शन होता है। तो इट प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। दिस मैकेनिज्म बिहाइंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स, है ना, एक एक करके बहुत सारा हो गया, और यही मैकेनिज्म न्यूक्लियर बॉम्ब्स में भी यूज होता है। तो न्यूक्लियर फिजन कैन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल भी हो सकता है और अनकंट्रोल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फेट ऑफ द न्यूट्रॉन्स दैट आर रिलीज, है ना, कितने तरीके के न्यूट्रॉन्स, हम कितनी क्या कितनी इंटेंसिटी और फेट, मतलब न्यूट्रॉन्स के चरित्र पर डिपेंड कर रहा है। If the neutrons are not absorbed and allowed to participate in the fission reactions, it becomes uncontrolled chain reaction. अगर absorb नहीं किए गए न्यूट्रॉन्स और फिर उनको पार्टिसिपेट करने दिया गया, तो उससे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन उत्पन्न हो जाएंगे और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। दिस मैकेनिज्म इज न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियर बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है बिकॉज ऑफ द नॉट अनएब्सॉर्ब्ड अनएब्सॉर्ब्ड न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन अ शॉर्ट स्पैन, ठीक है, कर लेंगे आप। इफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एब्सॉर्ब, है ना, अगर हम न्यूट्रॉन्स को कुछ ऐसी पद्धति लगा दें कि अगर न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं मल्टीप्लाई होकर, अगर उनको एब्जॉर्ब कर लिए जाए, तो उनको कंट्रोल्ड हो जाएंगे, एनर्जी कैन बी कंट्रोल्ड। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चैन रिएक्शन, ठीक है। दिस कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन इज द मैकेनिज्म बिहाइंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। समझ में आ गई बात। जहां अनकंट्रोल्ड है, जहां अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन जा रहे हैं, एंड वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन जा रहा है। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। अब वहां पे अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन जा रहा है, और जहां पे वहां पे जहां पे कंट्रोल्ड है, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन जा रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात है जो कि आप लोग को समझना है, ठीक है। तो ये सारा एक काइंड ऑफ सिस्टम है। देखिए, ये यहाँ पे कंटेनर है, ये यूरेनियम फ्यूल है यहाँ पे, राइट, ये रिएक्टर वेसल है। ओके, सो उसके बाद हमें क्या करेंगे, इसमें जो जो भी हीट निकल रही है उसके आसपास के थ्रू ट्यूब में वाटर पास करवाएंगे। तो वाटर पास करवाने के बाद जो है, ये टरबाइन में घूमेगा, टरबाइन से फिर जनरेटर, उसके बाद ग्रिड पावर में ट्रांसफर हो जाता है। कूलिंग टावर का यूज करते हैं कब, जब पानी हमारे पास अवेलेबिलिटी ज्यादा मेजर, मतलब इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब हमारे पास पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, तो वहां पर हम ये कूलिंग टावर का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, एंड उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर टावर, इसका कूलिंग टावर का फंक्शन आपको मैं कभी और बता दूंगा, ठीक। तो ऐसे करके होता है। तो उसके बाद जो है, तो उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, फिजाइल मटेरियल, जो मटेरियल्स अलग होंगे उसके बारे में बात करेंगे, है ना। मेन कंपोनेंट तो भाई न्यूक्लियर रिएक्टर का तो पूरा काम आपने होमी जहांगीर भाभा का जो एक सीरीज आई थी, मुझे याद नहीं है, वेब सीरीज आई थी, तो वो काफी अच्छी वेब सीरीज लगी मुझे कि कैसे उन्होंने इतना एफर्ट मारा। हाउ भाई इज नोन एज अ फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। तो फिजाइल मटेरियल सबसे मेन क्या है, यूरेनियम, है ना, यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 देयर वी हैव, एंड यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239, एक्सेट्रा। एंड अगेन फिजाइल मटेरियल हमारे पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मॉडरेटर, इट क्या करता है मॉडरेटर, इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आएगा आपके सवाल में ऐसा एमसीक्यू में, ठीक है। स्लोअर न्यूट्रॉन्स आर बेटर एट कॉजिंग फिजन, मतलब स्लो न्यूट्रॉन्स जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा फिजन रिएक्शन होगा। दैट इज बिकॉज क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस विद स्लोअर न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल वाटर एंड हेवी वाटर। तो हेवी वाटर, तो ड्यूटेरियम ट्रिटियम आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको D2O क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ड्यूटेरियम इज वेरी इजिली अवेलेबल इन ऑल कॉमन सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये मॉडरेटर के फॉर्म में, मॉडरेटर का क्या फंक्शन है मैंने आपको बता दिया। कूलेंट क्या करता है, कूलेंट मेंटेन्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द कोर, ओके। ऑल्सो इट ट्रांसपोर्ट्स हीट एनर्जी अवे फ्रॉम द कोर ऑफ द रिएक्टर। बहुत बड़ा योगदान है, अगर ये नहीं होगा, यही चीज हुई थी चेरनोबिल डिजास्टर में, किसमें, चेरनोबिल डिजास्टर रशिया में, बहुत त्रास दिए गए। चेरनोबिल डिजास्टर, वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो था वहां पे,
उसने अपने एटीट्यूड, अपने अपने ईगो को पालने के लिए उसने टेम्परेचर और बढ़ाते गया, और हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाई कोर ऑफ रिएक्टर से, तो ब्लास्ट हो गया पूरा। आप देखिएगा वो वेब सीरीज, ठीक है। तो उसके बाद जो है, मोस्ट ऑफ द एबव प्रोसेस गो हैंड इन हैंड, है ना। हीट निकल रही है, हीट को निकालो भाई, नहीं तो हीट डेसिपेट होने लगी, हीट एक जगह इकट्ठा होने लगी, तो ब्लास्टिंग और डिजास्टर जैसी चीजें उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्टर, हम मैंने इसको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बताया है थोड़ा सा। तो H2O D2O, लिक्विड सोडियम, है ना। तो ये का सब करके हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर ये क्या नाम है, न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल वे में रिलीज करना है, राइट। और कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग, उसको एब्जॉर्ब करके। तो कौन एब्जॉर्ब करता है, उसको कहते हैं कंट्रोल रॉड्स। कौन एब्जॉर्ब करता है, दे एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द कंट्रोल ऑफ फिजन, है ना। तो कैडमियम होता है, बोरोन होता है, ग्रेफाइट होगा। एमसीक्यू में आरआरबी जेई के पूछा था ये, और आरबी भी पूछ सकता है, ये हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है। कैडमियम, बोरोन, ग्रेफाइट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो इनसाइड न्यूक्लियर, ये सारे मैं पार्ट्स आपको बता दिया हूँ कि ये बेसिक बेसिक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, नो मॉडरेटर्स यूज। तो मॉडरेटर के बारे में आपको बताया कि मॉडरेटर क्या करता है। तो मॉडरेटर स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो मॉडरेटर जब स्पीड स्लो डाउन करता है तो फिजन अच्छे से होता है, और अच्छे से फिजन में पार्टिसिपेट होता है, क्यों, क्योंकि उसका न्यूट्रॉन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इसमें क्या होता है कि वाटर को किसके, वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर, है ना, और कूलेंट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सबसे चीप होता है। उसके बाद प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या आता है, वाटर, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द कोर डेटा एट वेरी हाई प्रेशर, प्रेशराइज्ड है ऑफ कोर्स, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। दिस वाटर डज नॉट बॉयल एज इट कम्स आउट फ्रॉम द कोर ऑफ द रिएक्टर। उसके बाद प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, वाटर इज यूज्ड एज बोथ मॉडरेटर एंड कूलेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, नो मॉडरेटर, और लिक्विड सोडियम इज यूज्ड, नो मॉडरेटर यहाँ पे कोई यूज नहीं करते हैं, और लिक्विड सोडियम इज यूज्ड एज द कूलेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की, कि हाउ दिस न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल वर्क्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, माइनिंग करते हैं। माइनिंग करने के बाद मिलिंग करते हैं, उसका कन्वर्जन करते हैं, और कन्वर्जन के बाद उसका एनरिचमेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं खनिज निकालूं, ठीक, अगर मैं खनिज निकालूं वहां से, एंड खनिज में जरूरी नहीं है कि वो बहुत एक्टिव रहेगा, उसको एक्टिव बनाया जाता है, एनरिचमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है फ्यूल फैब्रिकेशन किया जाता है, उसको शेप में डाला जाता है। आप देखोगे बहुत सारे रॉड्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला जाता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोसेस होने के बाद जो है उसको फिर, जो वेस्ट डिस्पोज्ड हुए हैं, जो वेस्ट निकला है, उसको स्टोर भी करना है, सिंस इज अ वेरी कार्सिनोजेनिक वेस्ट होता है वो, राइट। सो उसको हम लोग इंटरिम स्टोरेज करके, उसके बाद अगर जो फ्यूल, अगर हमारे पास प्रोसेस के लिए जो भी होता है, जैसे कि कोयला, कोक होता है ना, कोक, तो कोयले की राख में भी थोड़ा बहुत कार्बन होता है, तो देखेंगे कुछ लोग यूज करते हैं उसको दोबारा। तो उसी तरह से जो भी इसमें रीयूजेबल अगर एलिमेंट रहा, यूरेनियम हो गया, चाहे प्लूटोनियम हो गया, कुछ भी रहा, तो उसको यूज करके उसका फाइनल हम लोग डिपोजिशन करते हैं। तो ये ऐसे करके एक साइकिल बनती है। तो एक एक करके मैंने बताया, माइनिंग, झारखंड में जादूगोड़ा डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम की माइनिंग होती है, जादूगोड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना। तो मिलिंग क्या होता है, यूरेनियम ओर इज क्रस्ड एंड नेचुरल यूरेनियम इज रिकवर्ड यूजिंग फिजिकल एंड केमिकल सेपरेशन मेथड, ठीक है। इनरिचमेंट क्या होता है, नेचुरल यूरेनियम कंप्राइजेज यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 238 which is not a good fissile material is around, मतलब अगर हम कुछ भी एक ढोका ले पत्थर का, जिसमें आपको लग रहा है कि यूरेनियम है, तो उसमें से कितना वेस्टेज है, 99.3 मटेरियल, 99.3%। इन दिस एनरिचमेंट प्रोसेस यूजिंग आइसोट्रोपिक सेपरेशन मेथड्स, द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम इज इंक्रीज ऑफ 4 to 5% फॉर पावर एंड 60 to 70% फॉर वेपन। मतलब 99.3% हमारा वेस्ट हो जाता है माइनिंग में, और जो इनरिच्ड मटेरियल बचता है वो केवल 4 से 5% हम लोग
पावर के लिए यूज कर सकते हैं, बिजली जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और 60 से 70%, क्योंकि वो बॉम्ब के फॉर्म में है, वेपन्स के फॉर्म में है, तो ज्यादातर पोर्शन उसका वेस्ट ही हम लोग ले लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा हमारे लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बात करते हैं। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या होता है? कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, आप देखते होंगे कि कैसे बहुत किम जोंग यूंग जो है बॉम्ब फोड़ता रहता है। ठीक है, एंड ईरान है विलेजली इनरिच देयर allegedly, है ना, enrich their nuclear missiles, है ना, fissile to make uranium nuclear weapons. The enriched uranium is also not a very stable nucleus and it also gives alpha, beta and gamma emissions. मतलब ये बहुत कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक ठीक है, तो उसके बाद these emissions can be detected and this is how countries like the USA check nuclear qualification. उसके बाद फैब्रिकेशन में क्या होता है? इनरिच न्यूक्लियब्रियम, इनरिच यूरेनियम जो हम बना लेते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड, है ना, तो उसको इज कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल पैलेट्स और एम्बेडेड इनटू अ मेटालिक ट्यूब, इट इज कॉल्ड फ्यूल रॉड। मैंने आपको बताया कि उसको रॉड के शेप में इंसर्ट करते हैं। अबाउट 200 फ्यूल रॉड्स आर स्टैक टुगेदर टू फॉर्म अ फ्यूल असेंबली। ऐसे एक असेंबली होती है इसकी, ऐसे 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 इसमें असेंबली होती है, आप देखना इसका वीडियो। तो इसमें जो है बहुत सारे फ्यूल रॉड्स रखे रहते हैं। फ्यूल रॉड्स में क्या होता है? पूरा पूरा इनरिच्ड यूरेनियम भरा होता है। ठीक, तो और टिपिकल रिएक्टर कोर में कम से कम 150 असेंबलीज होती हैं। ठीक है, मतलब 150 असेंबली इंटू 200 फ्यूल रॉड्स, सोचिए 150 असेंबली मतलब कितने सारे फ्यूल रॉड्स हो गए। तो ऐसे करके, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जब रिएक्शन हो जाता है तो इंटरिम स्टोरेज हम लोग करते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट बनता है, न्यूक्लियर वेस्ट हमारे पास रिकवर हो जाता है फ्रॉम द कोर और स्टोर्ड इन अ पूल ऑफ वाटर फॉर सेवरल ईयर्स, 10-10 साल, 20-20 साल के लिए उसको ठंडा होने के लिए रखा जाता है। ठीक है, और वाटर क्या करता है? डेंजरस लेवल ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हैं यार ये बात? उसके बाद जो रेडियो एक्टिव वाटर इज लेटर डिस्पोज डीप इनटू ओशंस, है ना, किसको? जो पानी है, जिस पानी में उसको रखा गया रिएक्टर जो वेस्ट को, उसने उसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई। उसके बाद रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को न्यू ओशंस में डीप, मतलब जो है बहुत डीप उसको पेनिट्रेट करके डाला जाता है। ठीक है, और स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग, अगर हमें जरूरी लगे कि उसमें कुछ जरूरी चीजें हो रह गई हों, है ना, तो उसको फिर से हम लोग रिप्रोसेस करते हैं और उसको एनरिचमेंट में फिर से भेज देते हैं। उसके बाद फाइनल डिपोजिशन में हम लोग क्या करते हैं? द रेस्ट ऑफ द वाटर इज परमानेंटली स्टोर्ड इन एन अंडरग्राउंड डिपोजिटरी, है ना, एक सेफ केस में रख सकते हैं। फ्यू कंट्रीज डू नॉट रिप्रोसेस द स्पेंट फ्यूल। देखिए, कुछ कंट्रीज जो है स्पेंट फ्यूल को रिप्रोसेस नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पैसा ज्यादा इसमें लग जा रहा है फालतू का। दे डायरेक्टली गो फॉर इंटरिम स्टोरेज टू फाइनल डिपोजिशन। दिस इज कॉल्ड ओपन न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, मतलब कि बिना प्री प्रोसेसिंग के आप उसको कर दे रहे हो, तो उसको क्या बोल देंगे? ओपन न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। अगर आप उसको रिप्रोसेस करके भेज दे रहे हो तो दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। हम बात करेंगे अब इंडिया की जो 3 स्टेज न्यूक्लियर साइकिल है उसके बारे में। तो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोसेस, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने ये सारी बात थी। उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए ये ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग कल कल के वीडियोस में रखते हैं। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहें आप लोग। ठीक, तो इसको हम लोग फिर अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।